हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सोशियो स्क्वाड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। और ये हमारी जो सीरीज़ है ये फर्स्ट टेस्ट है इस सीरीज़ का, और आगे भी हम बहुत सारे टेस्ट लेंगे। और इस सीरीज़ में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इधर दे हैव आस्क्ड इन यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम और इन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम और इन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उनको हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की जो क्वेश्चंस हैं, इन्होंने एमए के लिए इनको दिया गया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आप लोगों को पता होगा, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और सोशियोलॉजी का तो अगर हम बोलें, फाउंडिंग फादर जो थे वो यहीं थे। आप लोगों को पता होगा 1919 में पैट्रिक गिट्स ने 1919 में यहीं पर जो सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट था एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद जेएस घुरिया आए थे। अगर आप सोशियोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया में, तो आप लोगों को इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें करीब हमारे 60-70 क्वेश्चंस होंगे। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन इज रिलेटेड टू फिनोमिनोलॉजी, दैट फिनोमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। तो आप लोगों को पता होगा दैट फिनोमिनोलॉजी इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों होगा? बिकॉज फिनोमिनोलॉजी में आपको पता होगा कि दैट इज रिलेटेड टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एक तरीके की सब्जेक्टिविटी की बात करती है। फिनोमिनोलॉजी ही था जो कि किसके अगेंस्ट में आया था। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी बना है और भी एग्जाम्स में बना है। दैट फिनोमिनोलॉजी इज अगेंस्ट, यानी कि अपोज करता है, वो रिजेक्ट करता है थियरीज ऑफ पॉजिटिविज्म। तो ये कहता था, फिनोमिनोलॉजी कहता था कि द लॉजिक एंड प्रोसीजर ऑफ पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी दे आर नॉट राइट, कि उनकी जो पॉजिटिविस्ट की जो अप्रोच है दैट इज़ नॉट राइट। तो हमारी एक अलग अप्रोच होनी चाहिए। तो सो दैट्स वाई दिस इज़ रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अब बात आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होगा। तो आप लोग मुझे बताइए, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम बात करते हैं सर्वेज की, सेंसस मेथड की, तो ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च टूल। रिसर्च टूल कौन सा नहीं है इनमें से? तो क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सारे के सारे रिसर्च टूल होते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे रिसर्च मेथडोलॉजी में, बट वर्कशॉप एक रिसर्च टूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू दुर्खीम सोशल फैक्ट्स क्या हैं दुर्खीम के अकॉर्डिंग? तो दे आर इंटरनल टू इंडिविजुअल, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, रियलिटी फॉर इंडिविजुअल, सोशल फॉर इंडिविजुअल। तो आप लोगों को पता होगा दैट दुर्खीम के अकॉर्डिंग सोशल फैक्ट क्या था? दे आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। दुर्खीम ने सोशल फैक्ट की करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है दैट दे आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। उसके ऊपर जो व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल जो होता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो एंड दे आर कॉन्स्टेंट ऑल्सो, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि सोशल फैक्ट्स होते कौन कौन से हैं। आपने अगर पढ़ा होगा दुर्खीम को, तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा दैट सुसाइड, ठीक है, सुसाइड है, रिलीजन को भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे के सारे सोशल फैक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हर्मेनेटिक्स क्या है? हर्मेनेटिक्स का आप लोग बताइए मुझे फटाफट। तो हर्मेनेटिक्स इज थियरी ऑफ सोसाइटी, थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, थियरी ऑफ एक्शन एंड थियरी ऑफ रिलीजन। सो इट इज रिलेटेड टू थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हु इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिकलिटी। इंडेक्सिकलिटी की बात करें तो एक गारफिंकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इंडेक्सिकलिटी के अलावा उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्सिविटी। आप लोगों को पता होगा रिफ्लेक्सिविटी उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और भी उनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज की बात की थी उन्होंने, ड्रामेटर्जी की बात की थी। तो ऐसे कुछ उनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, तो आप उन लोगों को एक बार पढ़ लें। सॉरी, ड्रामेटर्जी गारफिंकल का नहीं है, आप उसको कंफ्यूज ना करें। बट बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, इंडेक्सिकलिटी, रिफ्लेक्सिविटी, तो ये सारे के सारे गारफिंकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। और गारफिंकल को हम क्यों बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ही सोशियोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर कंसिडर किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ हिज रोल, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन एथनोमेथडोलॉजी। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 6, हु इंट्रोड्यूस द पॉजिटिविज्म इन सोशियोलॉजी? तो दैट इज, कौन थे वो? अगस्ट कॉम्ट, एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय पीपल मीन्स इज एथनोमेथोडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च? हम ऊपर भी बात कर चुके हैं इसकी, तो दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों होगा? क्योंकि हम इसमें स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, जबकि ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी एंड केस स्टडी दोनों के दोनों ही, तीनों के तीनों क्वालिटेटिव हैं। क्यों है क्वालिटेटिव? क्योंकि केस स्टडी में हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्सन की इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन और एथनोग्राफी में भी यही होता है, हमारा एक पर्सनल टच रहता है उसमें। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, मेलनोस्की और रॉबर्ट रेडफील्ड थे, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन थे, उन्होंने मतलब उस सोसाइटी में बिल्कुल जाकर स्टडी की थी, वहाँ उस सोसाइटी का पार्ट बन के स्टडी की थी। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आप लोगों को पता होगा, तो जैसे जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होकर स्टडी करते हैं, लाइक टेपोजलान विलेज की स्टडी कर रहे हैं या एम एन श्रीनिवास स्टडी कर रहे हैं, वो तो फील्ड व्यू को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दीज ऑल मेथड्स आर क्वालिटेटिव मेथड्स। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंगल पर्सन, ग्रुप और इवेंट मीन्स, ये मैं अभी ऊपर डिस्कस ही कर चुकी हूँ, दैट इज केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉइन्ड द टर्म स्टैंड पॉइंट थियरी? तो सैंड्रा हार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, हर बार यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आ ही जाता है इनके ऊपर, तो इनको आप जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, ये भी यहाँ रिसर्च से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च इज क्वांटिटेटिव मेथड? तो मैं आपसे ऊपर भी डिस्कस कर चुकी हूँ अभी कि क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा होगा, आप लोग बताइए। तो दैट इज, क्या केस स्टडी होगा, इंटरव्यू, सैम्पलिंग, सर्वे मेथड, कौन सा होगा क्वांटिटेटिव? तो क्वांटिटेटिव होगा सर्वे मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्टोलॉजी इज ब्रांच ऑफ? ऑन्टोलॉजी किसकी ब्रांच है? तो ऑन्टोलॉजी ब्रांच है मेटाफिजिक्स की। विच कॉन्सेप्ट्स स्टडीज द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ बीइंग? तो जब बात आती है कि किसी भी मतलब इंडिविजुअल की फिलोसॉफिकल स्टडी की बात आती है, तो दैट इज रिलेटेड टू ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द थियरी ऑफ नॉलेज? तो थियरी ऑफ नॉलेज से कौन क्या रिलेटेड है? तो थियरी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड होता है एपिस्टेमोलॉजी, राइट? थियरी ऑफ नॉलेज इज रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी। Who among us the following used survey method to study of mass communication? तो mass communication की स्टडी के लिए किसने यूज़ किया था? तो ये किया था डेनियल लर्नर ने। Which sociologist name is primarily associated with the concept positivism? पॉजिटिविज्म से रिलेटेड थे अगस्ट कॉम्ट। एंड द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? अगर ग्रुप के मेंबर्स के बीच में ही स्टडी होती है तो उसको हम कहते हैं सोशियोमेट्री, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टेट दैट मेथड एज रूज? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं हमारे सोशियोलॉजी के, तो आप लोग इनका नाम अपने दिमाग में बिठा लें, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज मिशेल फूको। और मिशेल फूको का एक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने 4 तरीके की पावर बताई हैं, 4 टाइप्स ऑफ पावर, दैट इज सॉवरेन पावर, डिसिप्लिनरी पावर, बायो पावर, पेस्ट्रल पावर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं और इन पावर्स के बारे में भी आप लोग ध्यान से पढ़ लें। इसके अलावा इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और था, मैंने पावर पर बताया है तो आपको मैं बता ही देती हूँ, पेनोप्टिसिज्म। पेनोप्टिसिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये इनका कीवर्ड है पेनोप्टिसिज्म। इसके अलावा सर्विलेंस थियरी है, द कार्सिरल है, मैडनेस है, सेक्सुअलिटी पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इन्होंने अपनी बुक द बर्थ ऑफ क्लिनिक में सेक्सुअलिटी के ऊपर डिस्कशन किया था। और गवर्नमेंटलिटी है, पावर के ऊपर इनका एक जेनोलॉजी ऑफ पावर करके भी इनका कीवर्ड है। आप लोग इन कुछ ये कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखें, एग्जाम में इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर आपको ये याद है तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस निकाल जाएंगे। सो इट इज़ मिशेल फूको, मेथड एज रूज। सोशल फैक्ट ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, इमाइल दुर्खीम। व्हेन वाज द लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इट वाज इन 2011। कब, कितने दिनों में होता है सेंसस? आप लोगों को पता होगा, एवरी 10th ईयर। बट अभी सेंसस 2021 में होना था, लेकिन अभी नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड पैंडमिक की सिचुएशन में सेंसस हम कंडक्ट नहीं कर पाए थे, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। इस वाले मतलब इसके ये जो पॉइंट 3 है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सोशियोलॉजी के रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एकेडमिक सेशन के लिए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, अ काइंड वर्ड फॉर बुलशिट, द प्रॉब्लम ऑफ एकेडमिक राइटिंग। ये बुक किसकी थी? तो ये बुक थी, किसकी थी आप बताइए? तो इस बुक के लिए सबसे
इसके लिए इंपॉर्टेंट थे फिलिप्स यूबैंक्स एंड जॉन डी शेफर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिसर्चर्स, राइटर्स एंड थियरिस्ट टेंड टू डिफाइन एकेडमिक वोकेबलरी। तो वो किसके लिए डिफाइन करते हैं एकेडमिक वोकेबलरी को? दैट इज एज डोमेन स्पेसिफिक एंड ऑल्सो एज जनरल एकेडमिक। क्वेश्चन नंबर 3, reconceptualizing disengagement from other tasks as engagement with writing repositions writing as part of academic work. This is the view expressed by Rowena Murray. मार्गरेट मीड भी एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, आप इनके बारे में भी जरूर पढ़ें, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये जॉर्ज मीड जो हैं उनकी कोई बहन वहन नहीं है, तो ये एक अलग थिंकर है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज ना करें उनके साथ। बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्गरेट मीड को जॉर्ज मीड से बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये उनसे अलग हैं। डायरी राइटिंग इन सोशल साइंस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डायरी राइटिंग, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है एकेडमिक राइटिंग का। हैविंग द राइटिंग स्ट्रेटजी मीन्स मेकिंग श्योर you have internal and external drivers. Okay, you have internal and external drivers. Social science fiction, writing sociological short stories to learn about social issues is authored by Chad Lackey. Next question, writing a sociological short story involves working at 3 levels. तो वो 3 levels कौन से हैं? That 3 levels are the character, relationship between characters and the setting. Next question, while writing social science fiction, the writer को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब वो सोशल साइंस फिक्शन लिख रहा हो? तो दैट ही शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय एकेडमिक नॉलेज, उसे एकेडमिक नॉलेज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। दिस कोर्स हैज़ टॉट यू दैट वी मस्ट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक लैंग्वेज। ये एकेडमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। लेकिन जो एकेडमिक सेशन में पढ़ रहे हैं बच्चे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सोशल साइंस एकेडमिक राइटिंग इज प्राइमरली डायरेक्टेड टू द एकेडमिक कम्युनिटी, तो दैट इज रिलेटेड टू एकेडमिक कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट। एथनोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एथनोग्राफी? तो बताइए कौन सा नहीं है एथनोग्राफी का एट्रीब्यूट? होलिस्टिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कल्चरल सिस्टम्स, इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस, स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, इमिक अप्रोच। बताइए आप जल्दी फटाफट से पढ़ के, आपको मैं इमिक अप्रोच का बता देती हूँ जो कि इसका आंसर नहीं है। इमिक और इटिक का आपने पढ़ा होगा आई होप, तो ये कैनेथ पाइक का इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, केपी बोल देते हैं हम शॉर्ट में उनको। कैनेथ पाइक का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इस पर क्वेश्चन बन जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, राइट, स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला अबू Lugard Veiled Sentiments is a study about, so that is a study about interplay between social structure, sentiments and ideology. The following are the editors of the book Women Writing Culture, तो ये है रूथ बेहर एंड डेब्रो गॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक डिस्क्रिप्शन। तो थिक डिस्क्रिप्शन क्या है? तो थिक डिस्क्रिप्शन जो है इंटरप्रिटेटिव थियोरी ऑफ कल्चर है। अब आप लोग मुझे ये बताएं थिक डिस्क्रिप्शन किसकी बुक है, वो किसका कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट? तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिफर्ड गिड्स। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। क्लिफर्ड गिड्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसमें उन्होंने थिक डिस्क्रिप्शन और थिन डिस्क्रिप्शन की बात की है। बालीज, ये इन्होंने ऑप्शन में भी दिया है, एथनोग्राफी ऑन बालीनीज कॉकफाइट, इसके ऊपर भी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बाली में उनका रिसर्च वर्क है और ये एक तरीके का कीवर्ड है उनका। प्रिंसेस एंड पैडलर्स उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी, सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजन ऑफ जावा, एपोकैलिज्म, तो ये सारे के सारे कीवर्ड हैं गिड्स के। आप लोग इन कीवर्ड्स को जरूर ध्यान में रखें और पढ़ें भी। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक ऑन फील्ड वर्क? ठीक है, आप बात आती है फील्ड वर्क एडिटेड बाय अखिल गुप्ता एंड जेम्स फर्गूसन, तो इसका राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजिकल लोकेशंस। अब फील्ड वर्क की बात आती है तो इंडिया में कौन है जो फील्ड वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं? तो दैट इज़ एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास। और एम.एन. श्रीनिवास का आपको पता होगा कि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कहाँ था? तो दैट वाज ऑन कुर्ग्स, ठीक है।
इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया था, संस्कृताइजेशन, सेक्युलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारे के सारे एम एन श्रीनिवास के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं। एथनोग्राफीज प्रोड्यूस ऑल्टरिटी थ्रू, तो एथनोग्राफीज प्रोड्यूस ऑल्टरिटी थ्रू डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस। अकॉर्डिंग टू जॉनिस फैबियन, एलोक्रॉनिक डिस्कोर्स रेफर्स टू, तो दैट रेफर्स टू गैप बिटवीन द टाइम ऑफ द एथनोग्राफर्स एंड द सब्जेक्ट्स। गुड एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट आर प्लेन टेक्स्ट अनप्रिटेंडिंग, क्लिफर्ड गिड्स। क्लिफर्ड गिड्स पे देखो इन्होंने भी 2 क्वेश्चन दे दिए हैं इसमें, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इस पर। क्लिफर्ड गिड्स पे इन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो गुड एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट आर प्लेन टेक्स्ट अनप्रिटेंडिंग, दिस स्टेटमेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, किस चीज़ का रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ एथनोग्राफिक रियलिज्म। तो ये होगा एथनोग्राफिक रियलिज्म, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्कस एंड फिशर, मार्कस एंड फिशर के ऊपर शायद एक क्वेश्चन ऊपर भी था। तो मार्कस एंड फिशर, which among the following doesn't constitute new topics related to anthropology as cultural critique? तो right answer will be transformation of modernity by science and tech. Ethnographies as partial truths is an idea promoted by जेम्स क्लिफर्ड। जेम्स क्लिफर्ड और क्लिफर्ड गिड्स को आप लोग कन्फ्यूज़न, मतलब इससे कन्फ्यूज़ क्रिएट ना करें कि आपको लगे कि ये दोनों सेम ही तो नहीं है, बिल्कुल ही अलग हैं। क्लिफर्ड गिड्स का काम जो बाली पे था, बालिनीज कॉकफाइट फील्ड वर्क किया था इन्होंने वहाँ पर, और जेम्स क्लिफर्ड जो है इन्होंने इनकी एथनोग्राफिक स्टडीज़ हैं तो वो थोड़ा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं हमारे, दीज आर रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ मुंबई। मुंबई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये, जीएस पोर्शन में आप इनको रख सकते हैं। मिसलिनियस स्टडीज़ हैं, करंट इशूज़, नेट में करंट इशूज़ करके टॉपिक को कंसीडर किया जाता है। यूपीएचईएससी में भी करंट इशूज़ करके एक उन्होंने सिलेबस में अपने में रखा हुआ है, पीजीटी के एग्ज़ाम में भी है, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम Portuguese. Next question. In 1850s, which family promoted first cotton mills in Mumbai? That is Pattits. The basic urban planning for Mumbai is done by BMC, that is Bombay Municipal Corporation. Most of the tanneries in Bombay were located at Dharavi. Dharavi एक slum area है, ठीक है। रंगायन, अ थिएटर ग्रुप वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो दैट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विजय मेहता। विजय मेहता ने इसको एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड राइस वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम, राइस को इम्पोर्ट किया जाता था वर्मा से, जिसे अभी कह देते हैं म्यांमार, ठीक है। ये हमारा नेबर कंट्री है, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, लेकिन फिर उसके बाद उनको थोड़े से वो इश्यूज़ में रही थी वहाँ अनरेस्ट को लेकर, अपनी कंट्री के अंदर अनरेस्ट को लेकर, उसकी वजह से उनसे उस नोबेल प्राइज़ को वापस ले लिया था। एंड वो नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था पीस के लिए। तो आप मुझे उनका नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उनका नाम क्या है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलोनी, और कितनी कंट्रीज़ के साथ हमारा बॉर्डर टच हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड विच इंडस्ट्री वाज मेन सेंटर ऑफ इकोनॉमी इन बॉम्बे? तो दैट वाज कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। इन 1838 हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ बॉम्बे वर लिंक्ड? कितने आइलैंड्स थे बॉम्बे के जो लिंक्ड थे? ऑप्शन में आपको दिख भी गया है, दैट इज 7। इनफॉर्मल सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय, तो इनफॉर्मल सेक्टर को हम करेक्टराइज करते हैं एज अ स्मॉल प्रोड्यूसर, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन कौन से आते हैं, जिसमें जैसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, SGG, वो इसमें आते हैं। छोटी छोटी हमारी कॉटन मिल्स होती हैं जिन्हें हम गाँव में सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, और हथकरघे वाले जो लोग होते हैं वो सारे के सारे ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बॉम्बे लेबर फोर्स वॉज रिक्रूटेड मेनली फ्रॉम, तो दे वर रिक्रूटेड फ्रॉम डेक्कन एंड कोंकण, राइट। थर्ड, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ UDHR? तो UDHR इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये कैसा राइट है? ये है लीगल राइट, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये लीगल राइट है। और आर्टिकल कौन सा है इसका? 300A, ठीक है। पहले ये अंडर 19 था, और इसी कौन से आर्टिकल से हमने इसको मतलब हटा दिया था, अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत हमने इसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कर दिया था, तो उसके लिए आपको भी वो भी पता होना चाहिए। तो दैट इज़ 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा, उससे हमने इसको रिपील कर दिया था वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? ये हो गया है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डजंट इंक्लूड, तो दैट डजंट इंक्लूड राइट टू
परचेज, और उसके अलावा वो राइट टू सेफ्टी को इंक्लूड करता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है, राइट टू चॉइस को इंक्लूड करता है, बट राइट टू परचेज को इंक्लूड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कस्टोडियल वायलेंस? तो कस्टोडियल वायलेंस होता है वायलेंस इन पुलिस कस्टडी। इसके लिए आप मुझे ये बताइए कि एक डिटेंशन से रिलेटेड भी आर्टिकल है हमारे पास, फंडामेंटल राइट है, तो वो आर्टिकल कौन सा है? उस आर्टिकल के बारे में आप मुझे बताएंगे कि वो आर्टिकल कौन सा है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स? तो वो आया था ईयर 2010 में, RTE, राइट टू एजुकेशन REA, ये कब आया था? ईयर 2010 में। और ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडिया में, बट इनिशियली कितनी थी? इनिशियली 10 थी, उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी को हमने बाद में ऐड किया था। विच कंट्री इंट्रोड्यूस मैग्ना कार्टा? तो ये इंट्रोड्यूस की थी इंग्लैंड ने। व्हाट इज NHRC? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपको पता ही होगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज सोशली एक्सक्लूडेड एंड डिनाइड टू एंजॉय राइट्स इज कॉल्ड, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन, जिसमें कि हमारे अभी जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांसजेंडर्स आर द marginalized sections. How many fundamental duties were added in the constitution in 1976? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 10 थी, और अभी कितनी है? 11। और 11 भी जो हमारी 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट की बात की जाएगी तो आर्टिकल 21A है, और फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाएगी तो 11 है। आप 21, 11 आप ऐसे करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। UDHR, United Nation UDHR was adopted in the year 1948. Next question, a type of social structure where power is in hand of oldest member is known as, oldest member का तो उसको बोलते हैं हम gerontocracy. Next question, pick the answer that correctly list the progressive stages in the social movements life. तो social movement में सबसे पहले क्या होगा? देखो यहाँ थोड़ा सा एलिमिनेशन जो टेक्निक्स हैं उनको भी यूज किया कीजिए। इमरजेंस सबसे लास्ट में आएगा, आप लोगों को लग रहा है इमरजेंस सबसे लास्ट में आएगा? इमरजेंस तो सबसे पहले होता है ना, तो ये क्वेश्चन गलत। तो आप देखो डिक्लाइन तीनों में है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है? कोलोसाइंस, डिक्लाइन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, इमरजेंस, तो सीधी सी बात है सबसे पहले इमरजेंस होगा। किसी भी उसका हो रहा है, कोई भी सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है तो पहले इमर्ज होगा ना, उसके बाद में ही सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। Two explanations of collective behavior are emergent norm theory and two explanations of collective behavior are emergent norm theory and that is social contagion. Right answer will be social contagion. According to Marxist, revolt to bring about a major overhaul of society are peasant revolt, बिल्कुल नहीं। जेंडर रिवोल्ट हो ही नहीं सकता। ट्राइबल रिवोल्ट, बुर्जुआज रिवोल्ट, बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट तो उन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिए थे ना, उनके कीवर्ड्स हैं कार्ल मार्क्स के। The political opportunity approach emphasizes the way social movements are shaped by forces beyond the control of members. Forces beyond the control of members. Next question, the collective action perspectives are best to study new social movements. Are best to study new social movement. The new social movement approach is based on fill in the blanks and post industrial literature. तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा पोस्ट मॉडर्न। थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं, देखो थिंकर्स के नाम तो कैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाइट रिवॉल्यूशन अकर्ड इन, तो कब हुआ था ये? 1930s, 1970s, 1960s? आप बताइए 1960s में हुआ है ये, राइट। माओइस्ट आर पीपल हु बिलीव इन, तो ये बिलीव करते हैं रूल ऑफ पीजेंट थ्रू आर्म्ड रिवॉल्ट, क्योंकि इनका मानना होता है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो गवर्नमेंट ने गलत तरीके से हथिया ली हैं, तो हम मतलब हम जो है बुलेट्स के सहायता से, हम बुलेट्स के थ्रू अपनी उन ज़मीनों को वापस लेंगे। सो दिस इज़, उनके मीन्स थोड़े गलत होते हैं, उनका गोल भी मतलब वो उनके मीन्स गलत हैं, इसलिए वो गोल को भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। और ये मीन्स और गोल्स वाली बात आती है तो कहाँ पहुँच जाते हैं हम? मर्टन पे। आपने मर्टन का पढ़ा भी होगा, आप लोग दोबारा रिवाइज करें। उन्होंने जो 5 डेवियंस के पॉइंट दिए थे, लाइक कॉन्फर्मिस्ट, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, रिबेलियन, है ना, वहाँ से आप लोग चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें भी याद रहेंगी, आप उन्हें भूलोगे नहीं। द बारदौली सत्याग्रह वॉज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, तो ये किया था सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल को जो ये सरदार वर्ड मिला था, ये जो उपाधि मिली थी इनको, ये बारदौली में ही मिला था। और ये कब हुआ था? 1924 में।
और इसमें जो महिलाएं थीं, महिलाओं ने इस मूवमेंट को बहुत ही पीक पर लेके गई थी और उन्होंने ही सरदार वर्ड इनको दिया था, सरदार की उपाधि दी थी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस। तो इस टेस्ट में इतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टेस्ट में जल्दी ही लेके आऊँगी और उसमें भी हम करीब 70 to 100 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं उनको कलेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी और आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए, मेरे से करें या किसी और से करें, लेकिन टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करते रहें, बिकॉज दीज आर द टेस्ट सीरीज आर द कीज ऑफ सक्सेस। मैं ये कहूँगी आप जितने टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, उतनी ही क्लैरिटी आपके दिमाग में होती जाएगी। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो आप मेरे चैनल पर बने रहें और इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें। थैंक यू।